नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पद परिचय। तो हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर पद परिचय में जो चीजें पढ़ी हैं वो यहाँ पर इस तरह से हैं, यानी कि हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों का पद परिचय देना यहाँ पर अपने लास्ट सेशन में सीखा। तो देखिए, हमने यहाँ पर आपको बताया कि पद परिचय देते वक्त आपने किन किन चीजों का ध्यान रखना है। पद परिचय देते वक्त आपने कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। तो जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था किस तरह से पद परिचय दिया जाता है। यदि आपका वाक्य है पिताजी बाजार जाएंगे, तो आप देखेंगे सबसे पहले कि उस वाक्य में कितने पद हैं, और फिर आपसे जिस पद का भी परिचय पूछा जाएगा तो उस पद का आप परिचय देंगे। पहले आप बताएंगे कि वो पद है कौन सा। ठीक है, अगर आपको पिताजी शब्द का पद परिचय देना है तो आप बोलेंगे कि ये संज्ञा है। संज्ञा में ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। फिर आप भेद बताए, लिंग बताएंगे, फिर आप वचन बताएंगे। ठीक है, यानी कि आपको किस तरह से किसी भी शब्द का पद परिचय देना है, आपको इस आधार पर, यानी कि ये चीजें आपने ध्यान रखनी है किसी भी शब्द का, किसी भी पद का परिचय देते वक्त। यानी कि सबसे पहले आप उस शब्द का नाम बताएंगे कि वो क्या है, फिर उसका भेद बताएंगे। पहले बताएंगे कि वो संज्ञा है, संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है, फिर लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, कारक कौन सा है, क्रिया के साथ संबंध कैसा है, क्या है। सेम सर्वनाम शब्द की अगर बात करें तो सर्वनाम के भेद, लिंग, वचन, कारक, पुरुष, क्रिया के साथ संबंध। उसके बाद विशेषण का भी सेम, विशेषण के भेद, विशेषण का लिंग, वचन और विशेष्य। यहाँ पर आपको विशेष्य बताना होगा कि इसमें विशेष्य क्या है, यानी कि ये किसका किसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, विशेषण क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो इस वाक्य में विशेष्य क्या है। ठीक है, और उसके बाद आती है आपकी क्रिया। तो क्रिया के भेद, वाच्य, लिंग, वचन, काल, कर्ता, कर्म। तो हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर सर्वनाम तक अपना कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, सर्वनाम और विशेषण तक हमने पढ़ लिया था, यानी कि हमने संज्ञा का पद परिचय देना सीखा, हमने सर्वनाम का पद परिचय देना सीखा, हमने विशेषण का पद परिचय देना सीखा। और मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को होमवर्क दिया था कि आप घर से एक बार रिवाइज करके आएंगे ये सारी चीजें, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब आप पढ़कर आएंगे, ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, बिल्कुल भी परेशानी ना हो इनके भेदों को बताने में, कि कौन सा भेद है ये बताने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या कुछ पढ़ा हमने लास्ट सेशन में। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा संज्ञा का पद परिचय, तो संज्ञा शब्द का पद परिचय हमने यहाँ पर देना सीखा। तो इसमें हमने कहा रिया पुस्तक पढ़ती है, एक वाक्य हमारा था रिया पुस्तक पढ़ती है। तो रिया पुस्तक पढ़ती है में मैंने आप लोग को बताया कि संज्ञा शब्द का पद परिचय देना है। तो यहाँ पर अब दो संज्ञा शब्द है। ठीक है, रिया और पुस्तक दो संज्ञा शब्द है, तो दोनों को हमने यहाँ पर लिख लिया और उनका हमने इस तरह से पद परिचय दिया। तो पद परिचय देने के लिए क्या क्लियर होना चाहिए, भेद, ठीक है, उसके बाद लिंग, उसके बाद वचन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, वचन, उसके बाद कारक, उसके बाद क्रिया के साथ संबंध। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो अब आप यहाँ पर शुरू में जैसे मैंने आपको बताया रिया, तो रिया क्या है, संज्ञा है। हमने कहा द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, यानी कि नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो रिया जो है वो एक व्यक्ति या व्यक्ति का नाम है, तो ये संज्ञा। अब ये इसीलिए क्योंकि ये स्पेसिफिक नाम है, तो इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको संज्ञा के कितने भेद बताए थे, संज्ञा के मैंने आपको मुख्यतः 3 भेद बताए थे।
और 3 में भी हमने यहाँ पर जो आपकी जातिवाचक संज्ञा थी उसमें मैंने 2 भेद आपको और बताए थे, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, तो यहाँ पर जो जातिवाचक है यानी कि जो पूरी जाति का बोध करा रही है, व्यक्ति ना होकर, किसी स्पेसिफिक व्यक्ति वस्तु का नाम ना होकर पूरी जाति का बोध करा रही है, उसे व्यक्तिवाचक कहेंगे। तो रिया किसी एक नाम को हमने लिखा है, इसीलिए हमने यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखी। उसके बाद रिया क्या है, आपका स्त्रीलिंग है और एक वचन है। ठीक है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है। उसके बाद आ जाता है आपका पुस्तक। तो पुस्तक यहाँ पर मैंने किसी भी पुस्तक का नाम नहीं लिखा है, यानी कि मैंने यहाँ पर रिया पुस्तक पढ़ रही है केवल इतना लिखा है, कौन सी पुस्तक पढ़ रही है ये नहीं लिखा हुआ है, यानी कि स्पेसिफिक पुस्तक का नाम नहीं लिखा है, इसीलिए ये आपकी हो जाती है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, और जातिवाचक संज्ञा है ही, साथ में ये है स्त्रीलिंग, और क्योंकि ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद ये है आपका एक वचन। ठीक है, तो इस तरह से हमने संज्ञा का पद परिचय यहाँ पर दिया था। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था सर्वनाम शब्द का पद परिचय। तो सर्वनाम शब्द में यहाँ पर मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए थे, और अगर आप चाहे तो एक और एग्जाम्पल मैं आपको फिर से क्लियर कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो सबसे पहले आपको सर्वनाम के 6 भेद पूरे के पूरे क्लियर होने चाहिए, तभी आप बता सकते हैं पद परिचय में असल में जो उसका भेद है। तो मैंने लिखा, मैं देहरादून में रहती हूँ, मैं देहरादून में रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या है, सर्वनाम शब्द है। अब देखिए सर्वनाम के भेदों में जो पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसमें हमने कहा कि 3 तरह के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, बोलने वाले व्यक्ति के लिए, सुनने वाले व्यक्ति के लिए, और आपका तीसरा सर्वनाम होता है जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही हो उसके लिए। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट किसी दूसरे से बात नहीं की है, किसी दूसरे के बारे में बात नहीं की है, यहाँ पर डायरेक्ट मैं अपने बारे में कह रही हूँ, मैं देहरादून में रहती हूँ। तो जब बोलने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए जिसको कह रहा हो वो होता है आपका उत्तम पुरुषवाचक। तो हमने यहाँ पर लिखा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, और उसके बाद रहती हूँ क्रिया के आधार पर ये हमारा वाक्य, ये हमारा जो सर्वनाम है वो स्त्रीलिंग है, और रहती हूँ शब्द है यानी कि एक वचन है। ठीक है, और क्रिया का कर्ता के साथ संबंध है, क्रिया का किसके साथ संबंध है, कर्ता के साथ, तभी मैं और रहती हूँ एक जैसे हैं। और सबसे मेन पार्ट हमने यहाँ पर कारक बोला था, तो कारक यहाँ पर अधिकरण कारक है। कैसे, यहाँ पर मैं अधिकरण कारक शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल हमने इसका लिया था, वह खाना खाएगा, वह खाना खाएगा। तो मैं किसी को बात बता रही हूँ, किसी से कह रही हूँ कि वह खाना खाएगा, उसके बारे में बात की जा रही है, ना अपने बारे में बात कर रही हूँ, ना आपके बारे में बात कर रही हूँ, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, यानी कि किसी अन्य के बारे में बात कर रही हूँ। तो एग्जाम्पल इसका भेद होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, और हमने कहा खाएगा, क्रिया को देखते हुए ये हमने यहाँ पर पुल्लिंग लिखा, एक वचन है, क्रिया का कर्ता के साथ संबंध है, और खाएगा शब्द का प्रयोग हुआ है यानी कि भविष्य काल की क्रिया है। ठीक है, कैसी क्रिया है, भविष्य काल की क्रिया है, खाएगा, खाया नहीं है, खाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर एक और एग्जाम्पल यदि मैं बताऊं तो एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, तुम चित्र बना रही थी या तुम चित्र बना रही हो। अगर मैं इसको लिखूं, तुम चित्र बना रही थी, तो इसको कैसे करेंगे, इसमें कैसे सर्वनाम का पद परिचय देंगे, बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ही ज्यादा इजी है। तुम चित्र बना रही थी, तुम चित्र बना रही थी, तो तुम शब्द का यानी कि सर्वनाम शब्द का पद परिचय देना है। तुम आपका क्या है, तुम क्या है, जैसे मैंने कहा मैं है उत्तम पुरुषवाचक, वह है अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, तो तुम चित्र बना रही थी यानी कि ये है आपका एक तरह से मध्यम पुरुष वाचक, क्योंकि बोलने वाले के लिए उत्तम पुरुषवाचक, सुनने वाले के लिए मध्यम पुरुषवाचक,
किसी अन्य जिसके बारे में बात की जा रही हो उसके लिए अन्य पुरुषवाचक, तो ये है आपका मध्यम पुरुषवाचक, क्योंकि यहाँ पर कहा गया तुम चित्र बना रही थी, मैं कह रही हूं तुम चित्र बना रही थी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्योंकि रही थी शब्द का प्रयोग किया है तो आपका रही थी शब्द का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर आपका स्त्रीलिंग होगा और एक वचन होगा और क्रिया का कर्ता के साथ संबंध होगा। और रही थी शब्द का प्रयोग किया गया है तो ये क्रिया कब की है, ये क्रिया भूतकाल की है, क्रिया कब की है, भूतकाल की है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। तो ये हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर सर्वनाम के पद परिचय में पढ़ा था। अगला हमने यहाँ पर पढ़ा था विशेषण का पद परिचय। तो विशेषण के पद परिचय में मैंने एग्जांपल दिया था, सुदीप बहुत मेहनती है, सुदीप बहुत मेहनती है, तो इसके लिए भी सेम क्या चीजें आपने यहाँ पर लिखनी थी, भेद, किसके भेद, विशेषण के भेद। उसके बाद क्या लिखना था आपने, लिंग, क्योंकि विशेषण भी आपका क्या है, विकारी शब्द है, इसलिए ये चेंज हो जाता है, इसलिए लिंग भी इसका पता होना चाहिए। वचन, एक वचन है कि बहुवचन, और दूसरा विशेष्य, विशेष्य क्या है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो ये आपको बताने के लिए इसमें कहा गया था। तो सबसे पहले आपने भेद बताया, तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, वो चीज आपने याद करी होगी, पढ़ी होगी। ठीक है, तो विशेषण के भेदों में पहला आपका आता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण यहाँ पर कैसे होता है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि व्यक्ति के रूप, रंग, गुण, आकार, इन सब चीजों को किसके अंदर रखा जाता है, गुणवाचक विशेषण के अंदर रखा जाता है। जैसे मैंने कहा सुदीप बहुत मेहनती है, तो मेहनती होना उसका एक गुण है, तो ये हो गया आपका गुणवाचक विशेषण। ये क्या हो गया आपका, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, और उसके बाद ये मेहनती है, सुदीप लड़का है, पुल्लिंग है, तो ये आपका पुल्लिंग शब्द आएगा। और फिर सुदीप क्या है, विशेष्य है विशेषण का। ठीक है, सुदीप क्या है, विशेष का विशेषण है, सुदीप विशेष का विशेषण है, ये मेहनती शब्द। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर 3 तरह से पद परिचय देना सीख लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और चौथा यानी कि आपका जो क्रिया शब्द का पद परिचय, कैसे क्रिया शब्द का पद परिचय हम देते हैं। नंबर 4, क्रिया का पद परिचय, क्रिया शब्द का पद परिचय आपने यहाँ पर देना है। तो सबसे पहले अगर आपको क्रिया शब्द का पद परिचय देना है तो उसके लिए आपको क्रिया की परिभाषा पता होनी चाहिए। तो ये मैंने अपने लास्ट सेशन में भी कही थी कि किसी शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है तो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो क्रिया का पद परिचय देना है। अब एग्जाम्पल यहाँ पर लिखते हैं क्रिया का पद परिचय देने के लिए। बच्चे गेंद खेलते बच्चे गेंद खेलते हैं। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है और इसका आपने पद परिचय देना है। इसमें जो आपकी क्रिया है उसका आपने पद परिचय देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया क्या है, बच्चे गेंद खेलते हैं। यहाँ पर क्रिया क्या है, यहाँ पर क्रिया है खेलते हैं। क्रिया क्या है, खेलते हैं। अब देखिए इसमें भी बिल्कुल वही होगा। क्या बताना है आपने इसमें भी सब चीजों में, सबसे पहले लिंग बताना है, वाच्य बताना है, बच्चे गेंद खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिंग बताना है, वाच्य बताना है और साथ ही आपने भेद बताना है, वचन बताना है, काल बताना है, कर्ता बताना है, कर्म बताना है। ठीक है, तो बच्चे गेंद खेलते हैं,
अब यहाँ पर देखिए, इसको अगर मैं यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लिखूं तो सबसे पहले भेद। भेद क्या होगा? क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के कितने भेद होते हैं? देखिए, क्रिया के मुख्यतः यहाँ पर दो भेद होते हैं। कौन सी? सकर्मक और अकर्मक, यानी कि जो जिस कर्म के साथ होती है उसे सकर्मक, जो कर्म के बिना होती है उसे अकर्मक। ठीक है, तो खेलते हैं, यहाँ पर बच्चे खेलते हैं नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चे गेंद से खेलते हैं। तो गेंद खेलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सकर्मक क्रिया है। बच्चे गेंद खेलते हैं, सकर्मक क्रिया। कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, क्योंकि कहा गया है बच्चे गेंद खेलते हैं, सकर्मक क्रिया। उसके बाद यहाँ पर वाच्य बताना है। वाच्य कौन सा है? देखिए, अब यहाँ पर वाच्य हम कैसे बताएंगे? तो बच्चे गेंद खेलते हैं। ठीक है, तो ये आपका कर्मवाच्य ये आपका कृतवाच्य होगा। क्या होगा? ये आपका कृतवाच्य होगा। उसके बाद ये आपका खेलते हैं। ठीक है, बच्चे गेंद खेलते हैं, तो दूसरा ये आपका बहुवचन होगा, खेलते हैं। और आगे ये आपका होगा बच्चे गेंद खेलते हैं, यानी कि वर्तमान काल की बात की जा रही है। ठीक है, और दूसरा आपका यहाँ पर बच्चे गेंद से खेलते हैं, तो बच्चे क्या है? कर्ता। खेलते हैं, तो यानी कि यहाँ पर क्रिया का संबंध किससे है? कर्ता से है। ठीक है, अब जो खेलते हैं शब्द है वो क्या है? आपकी क्रिया है और उसका सीधा संबंध कर्ता से है, काम करने वाले व्यक्ति से है। काम करने वाला व्यक्ति यहाँ पर बच्चे हैं, यानी कि बच्चे गेंद से खेलते हैं। ये आपका यहाँ पर इसका पद परिचय हमने दे दिया। तो कैसे दिया? सबसे पहले आपको क्रिया की परिभाषा पता होनी चाहिए, उसके बाद आपको क्रिया के भेद क्लियर होने चाहिए, उसके बाद आपको वाच्य पता होने चाहिए। देखिए, इससे पहले हमने वाच्य बहुत अच्छे से पढ़े हैं और मैं आशा करती हूँ कि अब आप लोगों को वाच्य समझ में भी आ रहे होंगे कुछ कुछ। और इस तरह से यहाँ पर हमने क्रिया का पद परिचय आपको क्लियर कर दिया। तो खेलते हैं है, इसीलिए हमने यहाँ पर वर्तमान काल कहा है। अब हमारा अगला आता है क्रिया विशेषण। नंबर 5, क्रिया विशेषण। का पद परिचय। क्रिया विशेषण का पद परिचय। तो देखिए, क्रिया विशेषण का जो पद परिचय है वो किस प्रकार से होगा, ये हमने अभी नहीं समझा है। क्रिया विशेषण का पद परिचय, तो इसको पहले नोट डाउन कीजिए कि क्रिया विशेषण का पद परिचय लिखने के लिए आपको क्या बताना होगा। तो सबसे पहले आपको भेद बताना होगा, दूसरा आपको यहाँ पर क्रिया बतानी होगी। क्रिया विशेषण है तो क्रिया बतानी होगी, उसके बाद विशेष्य बताना होगा। ठीक है, तो देखिए, क्रिया सभी को पता है, क्रिया विशेषण क्या होता है? यानी कि क्रिया की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल है रिया बहुत बोलती है। रिया बहुत बोलती है। ठीक है, हमने कहा क्रिया विशेषण का पद परिचय देना है। अब देखिए, जो ये क्रिया विशेषण शब्द होते हैं ये आपके अविकारी शब्द होते हैं, तो इसमें आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो है वही शब्द रहेगा, वो अपने आप को चेंज नहीं करेगा किसी परिस्थिति में। तो जो शब्द है वही रहेगा। रिया
बहुत बोलती है। तो यहाँ पर आपका जो एक तरह से क्रिया विशेषण शब्द है, पहले तो आपको बतानी होगी क्रिया क्या है। तो देखिए आपको क्लियर हो रहा है, बिल्कुल साफ स्पष्ट हो रहा है, बोलती है शब्द आपका क्रिया है और उसमें बहुत बोलती है, ये आपका क्रिया विशेषण शब्द है। तो देखिए यहाँ पर हम बहुत लिखेंगे और इसका हम देंगे पद परिचय। बहुत क्रिया विशेषण का पद परिचय देना। तो क्रिया विशेषण के पद परिचय के लिए मैंने आपको क्या बताया, भेद, क्रिया और विशेष। देखिए अब यहाँ पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रिया विशेषण के भेद पता होने चाहिए कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो हमने यहाँ पर क्रिया विशेषण के जो अपने भेद पढ़े हैं वो पढ़े हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और आपका एक तरह से स्थानवाचक क्रिया विशेषण और कालवाचक क्रिया विशेषण। तो हमने यहाँ पर इस तरह से 5 भेद पढ़े हैं क्रिया विशेषण के। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पर पढ़ा एक तरह से रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इन सबको हम यहाँ पर देखेंगे। अब सबको हमें परिभाषा पता होनी चाहिए कि कौन से क्रिया विशेषण को हम कैसे जानते हैं। तो देखिए अगर पहला रीतिवाचक क्रिया विशेषण की बात करें तो मैंने आपको बताया था रीति का अर्थ होता है विधि, कार्य करने की विधि जहाँ पर बताई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर विधि नहीं बताई गई है, यहाँ पर कहा गया है बहुत बोलती है। दूसरा हमने कहा कालवाचक, यानी कि क्रिया के होने के समय का बोध कराकर उसकी विशेषता बताई जाती है। तो समय यहाँ पर नहीं बताया गया है, यहाँ पर कहा है बहुत बोलती है। ठीक है, तो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण और आपका कालवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पर आपका अलग हो गया। उसके बाद आता है आपका स्थानवाचक। तो स्थानवाचक भी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बताया है कि किस स्थान पर हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए 4 तरह से। उसके बाद आता है परिमाणवाचक। तो चौथा जो हमारा यहाँ पर है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो उस तरह से हम इसको जानेंगे, यानी कि इसका भेद होगा। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, मात्रा में आपका आता है बहुत या ज्यादा या कम। ठीक है, तो ये आपका आएगा मात्रा के अंदर। जब आप बोलते हैं बहुत है, कम है, तो ये सब क्या होती है, मात्रा है, क्वांटिटी। तो ये रिया बहुत बोलती है, ये मात्रा के अंदर आएगा, यानी कि ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसीलिए देखिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक पढ़िए। परिमाणवाचक। अब देखिए जो पूरे टॉपिक है, जितने भी हमारे व्याकरण के टॉपिक हैं वो सारे हमारे यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं बार बार। ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रिया बहुत बोलती है, ये हमने लिख लिया। बोलती है क्रिया का क्रिया विशेषण जो है वो यहाँ पर हमने कहा रिया बहुत बोलती है। तो इसके लिए हमने क्या लिखने के लिए कहा था, इसके लिए हमने लिखा है भेद और क्रिया और साथ ही विशेष। तो क्रिया है यहाँ पर, क्रिया क्या है यहाँ पर, बोलती है। क्रिया क्या है, बोलती है। पहला है आपका भेद, भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है आपका क्रिया, क्रिया है बोलती है। उसके बाद है आपका विशेष, विशेष है आपका बहुत, बहुत यानी कि क्रिया का विशेष, ये क्रिया का विशेष है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्रिया जो हमारी है क्रिया विशेषण उसको भी समझ लिया है। तो अगर आपने ये परिभाषाएं, ये भेद अच्छे से अगर घर में पढ़े हैं तो ये आपके लिए टॉपिक बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। लेकिन आपने नहीं पढ़े हैं क्योंकि भेद जो है बहुत सारे होते हैं और इनको आपने पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो इसको एक बार घर पर जरूर पढ़ें, क्योंकि इसके बिना यानी कि भेदों के बिना आप
पद परिचय नहीं दे सकते, आप नहीं बता सकते कि असल में ये है क्या। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्रिया विशेषण का भी एग्जाम्पल जो है कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला संबंध बोधक का पद परिचय नंबर 5 जो है हमारा संबंध बोधक नंबर 6, संबंध बोधक का पद परिचय। संबंध बोधक का पद परिचय। संबंध बोधक, संबंध बोधक शब्द क्या होते हैं? संबंध बोधक शब्द क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया है कि संबंध बोधक किसे कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं संबंध बोधक का, फिर यहाँ पर क्लियर करूंगी मैं कि क्या आपको बताना है। संबंध, चाकू के द्वारा फल, चाकू के द्वारा फल काटो। चाकू के द्वारा फल काटो। अब आपको संबंध बोधक का पद परिचय देना है। तो यहाँ पर चाकू और फल का संबंध, चाकू और फल का संबंध जो बता रहा है वो क्या बता रहा है? के द्वारा। तो इसको आप यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे, के द्वारा, इसका आपको पद परिचय देना है। के द्वारा शब्द का आपने पद परिचय देना है। तो के द्वारा शब्द क्या है आपका? कैसे आप यहाँ पर जानेंगे कि ये कौन सा संबंध बोधक है? संबंध बोधक के भी मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लिखवाए थे। अगर आप लोग को याद हो संबंध बोधक किसे कहते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर की है। संबंध बोधक के कितने भेद होते हैं ये मैंने आपको बताया है। तो संबंध बोधक के जो भेद हैं वही आपने यहाँ पर बताने हैं। तो जो संबंध बोधक है उसके 8 भेद होते हैं। जैसे आपके बहुत अलग अलग भेद होते हैं, काल बोधक, स्थान बोधक, दिशा बोधक, ठीक है, साधन बोधक, और आपका संग बोधक, विरोध बोधक, समता बोधक, हेतु बोधक। तो ये जो आपका है ये आपका साधन बोधक के अंतर्गत आएगा। कैसे आएगा साधन बोधक के अंतर्गत? चाकू के द्वारा फल काटो। यहाँ पर फल काटने का साधन क्या बताया है? यहाँ पर फल काटने का जो आपका साधन बताया है वो चाकू को बताया है। तो चाकू के द्वारा, ठीक है, इसको कहेंगे साधन बोधक। साधन बोधक, क्योंकि संबंध बोधक तो ये है ही, साधन बोधक, संबंध बोधक, अव्यय। ठीक है, अव्यय इसको क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये सारे आपके अव्यय शब्द हैं। मैंने आपको यहीं से बताया था कि क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, ये सब आपके अव्यय शब्द है, अविकारी शब्द है, यानी कि इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, इनमें कोई चेंज नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, तो साधन बोधक यानी कि संबंध बोधक अव्यय है। और देखिए ये क्या कर रहा है? ये चाकू, और देखिए संबंध बोधक का पद परिचय देने के लिए भी आपको यहाँ पर भेद बताना होगा और संबंधित वाक्य बताने और साथ में उनका जो संबंध है वो बताना होगा। तो यहाँ पर ये चाकू और, ठीक है, चाकू और फल, चाकू और फल के बीच संबंध प्रकट कर रहा है। अब ये चाकू और फल के बीच संबंध प्रकट कर रहा है।
ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर 6 अपने जो पार्ट है क्रिया विशेषण के वो हमने कर लिए हैं। तो इसे नोट डाउन कीजिए फटाफट, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्रिया से लेके क्रिया विशेषण का पद परिचय और आपका संबंध बोधक का पद परिचय, उसके बाद हम समुच्चय बोधक और विश्वयादि बोधक जो हमारे शब्द है उनका पद परिचय हम यहाँ पर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा समुच्चय बोधक नंबर 7। समुच्चय बोधक का पद परिचय। समुच्चय बोधक का पद परिचय। अब देखिए यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्द होते क्या है, ठीक है, समुच्चय बोधक शब्द होते क्या है, समुच्चय बोधक का पद परिचय देना है। तो समुच्चय बोधक शब्द क्या करते हैं, एक समूह का निर्माण करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। समुच्चय बोधक योजक शब्दों का काम करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर कैसे समुच्चय बोधक शब्दों का पद परिचय देंगे, लेकिन उसके लिए आपको इसके भी भेद क्लियर होने चाहिए। समुच्चय बोधक के भेद आपको पता होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समुच्चय बोधक में एक आपका एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख लेते हैं। निशा और ईशा साथ पढ़ती है। उदाहरण ले लेते हैं। निशा और ईशा साथ पढ़ती है। ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको समुच्चय बोधक शब्द छांटना होता है, ठीक है। पहले पता तो हो कि समुच्चय बोधक शब्द है कौन सा, तभी तो आप उसका पद परिचय देंगे। तो हमने कहा कि ये योजक शब्द का काम करता है, निशा और ईशा, ठीक है। तो यहाँ पर जो समुच्चय बोधक शब्द है वो है आपका और। अब देखिए समुच्चय बोधक शब्द का पद परिचय देने के लिए भी आपको बिल्कुल वही करना पड़ता है, यानी कि आपको भेद बताना होता है और दूसरा आपको बताना होता है कि ये कौन सा योजक शब्द है, ठीक है। तो पहले आपको भेद बताना होता है, फिर आपको योजक शब्द बताना होता है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि समुच्चय बोधक शब्द का ये कौन सा भेद है। तो देखिए समुच्चय बोधक शब्द जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका समानाधिकरण समुच्चय बोधक और एक होता है आपका व्याधिकरण समुच्चय बोधक। तो देखिए समानाधिकरण समुच्चय बोधक यानी कि जो दो समान चीजों के, जो समान, जैसे हमने कहा निशा और ईशा, ठीक है, जो दो समान शब्दों के बीच में लगता है वो आपका समानाधिकरण, ठीक है। तो यहाँ पर हम और शब्द की बात कर रहे हैं। तो समानाधिकरण, देखिए इसमें आपके योजक शब्द भी आते हैं। समानाधिकरण जो है इसमें, इसको आप कहते हैं योजक शब्द, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर संयोजक और साथ में लिखेंगे समानाधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक। और योजक शब्द क्या है इनमें, योजक शब्द क्या है इसमें, और। बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ही ज्यादा आसान है। बस आपको क्या करना है, आपको सभी के भेद क्लियर होने चाहिए, सभी के भेद आपको पता होने चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा ये सेशन जो है वो समाप्त होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर लगभग अपने आज के सेशन में लगभग हमने यहाँ पर 7 अपने जो शब्द हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। आगे जो हमारा विश्वयादि बोधक शेष रहता है उसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे और साथ ही इससे जुड़े हुए अभ्यास के कुछ प्रश्न भी डिस्कस करेंगे। तो इसको घर पर रिवाइज कीजिए। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।